हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वॉल्यूम 2 जो हम लोग वर्ड सारे इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं उसका वॉल्यूम 2 और आज उसका हम लोग अंतिम जो लेसन देखेंगे लेसन 18। ये वॉल्यूम 2 का ये लास्ट लेसन होगा, लेसन 18। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के लेसन 70 तक के सारे वर्ड्स कर लिए हैं। ये वर्ड्स आपके लिए एकदम वरदान साबित होने वाला है। आप इन वर्ड्स को बार बार पढ़ें। इनके यूजेस को समझने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ये सारे वर्ड्स अब आपको मिलने वाले हैं। जब आप इतने सारे जब वर्ड स्टॉक कर लिए हैं तो अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो वो सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो एब्सॉल्व है। चलिए देखिए, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी को किसी चीज से एब्सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसको माफ कर देते एक तरह से, ठीक है ना, उसको मुक्त कर देते हैं। किन चीजों से? दो मामलों में ज्यादातर आते हैं, किसी जिम्मेदारी से मुक्त कर देना या किसी तरह के दोष से किसी को मुक्त कर देना। लेकिन ये देखिए, ये कोर्ट का ये वर्ड नहीं है। ये कोर्ट में जुडिशरी भी इस्तेमाल नहीं होता। जुडिशरी के लिए दोष मुक्त करने के लिए एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, एक्विट पढ़ा है। देखिए, एक्विट इसका सबसे नजदीकी सिनोनिम्स है। एब्सॉल्व का सबसे नजदीकी सिनोनिम्स एक्विट है। लेकिन एक्विट का जो यूज होता है ना वो अदालती मामलों में होता है। अगर अदालत अगर किसी को दोष से मुक्त कर देती है तो वहां पर हम एक्विट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और एक जांच कमेटी बैठा, कमेटी ने उस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाया, जो दोष उस पर लगाया गया था, जो उस पर आरोप लगाए गए थे, कमेटी ने उस पर कोई भी दोष नहीं पाया। कमेटी क्या करेगा? जब कमेटी को या कोई इंक्वायरी कमीशन को जब किसी तरह का दोष नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति को वो बरी कर देगा। तो अगर कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति बरी होता है तो उसके लिए वर्ड एक्विट है। और अगर कोर्ट को छोड़ करके बाकी के मामलों में अगर कोई बरी होता है, जैसे कि कोई इंक्वायरी कमीशन है, कोई कमिटी है जो किसी की जांच कर रही है, बाद में उसको बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, तो उसके लिए वर्ड एब्सॉल्व है। इसके अलावा एब्सॉल्व का इस्तेमाल होता है किसी को किसी चीज की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए भी हम लोग एब्सॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक्विट और एब्सॉल्व में अंतर क्या है? ये प्रीपोजिशन सिर्फ ऑफ लेता है, लेकिन ये ऑफ और फ्रॉम ये दोनों ले सकता है। हाँ, ज्यादातर ये ऑफ ही लेंगे, लेकिन इसके साथ फ्रॉम भी आ सकता है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एक्सोनिरेट मतलब होता है मुक्त कर देना, आजाद कर देना। एक्विट अभी जस्ट बात हुआ एक्विट का। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना, आजाद कर देना। और फ्री आप जैसा समझते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लेम आरोप लगाना, और कंडेम मतलब सजा देना। मुक्त करने का एंटो क्या होगा? सजा देना। चलिए, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। हमको कहना है कि बैंक ने गरीब किसानों को है ना ऋण चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। चलिए, मुक्त कर दिया। चलिए, तो अगर आप किसी को किसी जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं तो इसके लिए वर्ड हमारा एब्सॉल्व है, एक्विट नहीं है। एक्विट का केवल बरी करना, और वो भी कोर्ट के मामलों में इस्तेमाल होता है। चलिए, बैंक ने गरीब किसानों को ऋण चुकाने की, उन्होंने ऋण लिया था, अब तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये ऋण चुकाए, लेकिन बैंक ने कहा कि जाओ रख लो, ठीक है, अब इसको हमको बनाना है। चलिए, पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द बैंक। चलिए, मुक्त करना तो क्या है ना, मुक्त करने के लिए वर्ड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एब्सॉल्व। ये पास्ट सिंपल टेंस है तो एब्सॉल्व हो गया। चलिए, किसको? द पुअर फार्मर्स, है ना, गरीब किसान जिन्होंने कर्ज लिया था, है ना, द पुअर फार्मर्स। अच्छा, किस चीज से मुक्त कर दिया? तो अब कर्ज चुकाने से। फ्रॉम, देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर फ्रॉम भी हो सकता है और यहाँ पर ऑफ भी हो सकता है, हमारी मर्जी कि हम क्या लेते हैं। हम यहाँ पर है ना एक्विट के एब्सॉल्व के साथ हम फ्रॉम भी ले सकते हैं और ऑफ भी ले सकते हैं। चलिए, अब रीपे, आप दोबारा चुका रहे हैं ना, रीपेइंग। और रीपेइंग क्या करना है? डेट, है ना, जो कर्ज इन्होंने लिया था। देखिए, इसको पढ़ते डेट पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें ना बी साइलेंट होता है, और डेट का मतलब होता है कर्ज। डेट का मतलब होता है कर्ज। तो ये हमारा एब्सॉल्व का यूज रहा। चलिए, हम आगे बढ़ते एनिमेटेड। देखिए, यदि कोई चीज एनिमेटेड है तो लगता है कि उसमें जान है, उसमें जोश है, वो मरियल टाइप से नहीं है। यदि कोई चीज एनिमेटेड है तो लगता है कि वो जिंदा है, मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लगता है कि हाँ जोश, है ना, जोश है, शरीर में जोश है, बोलने में आवाज में जोश है, तो ये चीज एनिमेटेड होता है। एनिमेटेड में क्या होता है ना, आप देखिएगा, एनिमेटेड सीरियल होता है, कार्टून भी बोलता है, कार्टून में भी जान डाल दिया जाता है
है ना, वो अब वो जो मूवी होता है एनिमेटेड मूवी होते हैं, है ना, निर्जीव में सजीव वाला गुण डाल दिया जाता है। तो कोई चीज यदि एनिमेटेड है, अब इंग्लिश में बात करते हैं, कार्टून की बात नहीं करते, अब इंग्लिश की बात करते हैं, यदि कोई चीज एनिमेटेड है इसका मतलब है कि वो जीवंत है, जोश से भरा हुआ है। जैसे कि देखिए हम लोग बहस करते हैं, आप देखिएगा प्राइम टाइम जो चैनल जो होता है, जो न्यूज चैनल होते हैं, प्राइम टाइम में चारों को पकड़ के लाता है, ये आपस में इस तरह से ये बातचीत करते हैं कि कभी कभी तो लड़ पड़ने की नौबत आ जाती है। अब इनके बीच कौन सा डिस्कशन होता है, लगता है कि हाँ दम है, लगता है कि जान है, जोश है, जुनून है। अब इनके बीच जो डिस्कशन होता है वो कौन सा डिस्कशन होता है, एनिमेटेड डिस्कशन होता है, लगता है कि जान है, ठीक है ना। ये कोलोकेशन की मैं बात कर रहा हूं, यही इसका कोलोकेशन है, एनिमेटेड डिस्कशंस। एनिमेटेड डिस्कशंस का मतलब क्या हुआ, है ना, गर्मा गर्मी बहस, गर्मा गर्मी बातचीत, है ना, एनिमेटेड कन्वर्सेशन होता है। तो चलिए, दो व्यक्ति के बीच एनिमेटेड कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि एकदम दमदार बातचीत चल रहा है, लग रहा है कि बातचीत में दम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पेयर्स हैं, एनिमेटेड डिस्कशन, एनिमेटेड डिबेट, एनिमेटेड कन्वर्सेशन, ये सब कोलोकेशन है, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स लाइवली, जीवंत, है ना, एक्साइटेड, उत्तेजित, स्पिरिटेड है, स्पिरिटेड का मतलब होता है जोश से भरा हुआ, है ना, एनर्जेटिक, आप समझ रहे हैं, और इंथुजियास्टिक मतलब जोशीला। इसका अपोजिट क्या होगा, एंटो क्या होगा, सुस्त, उदासीन, जिसमें कोई मजा ही नहीं है ना, जिसमें कोई मजा ही नहीं है। चलिए तो ये एनिमेटेड का हमारा यूज रहा। हमको कहना है उसने कोई, जैसे कि कोई महिला प्रोजेक्ट बनाई, अब प्रोजेक्ट का ना एकदम जीवंत, उसने एकदम मतलब विवरण दिया, जीवंत विवरण दिया, मतलब लगा कि उसमें जान डाल दिया प्रोजेक्ट में। इसको कैसे लिखेंगे, है ना, सी, चलिए सी गेव, चलिए सी गेव एनिमेटेड डिस्क्रिप्शन, एनिमेटेड डिस्क्रिप्शन, विवरण कैसा दिया था, है ना, जीवंत विवरण दिया था, एनिमेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, उसने जो प्रोजेक्ट बनाई या जो उसका प्रोजेक्ट था उसका उसने कौन सा विवरण दिया, तो एकदम जीवंत विवरण दिया, है ना। जीवंत का मतलब क्या, उत्साह से भरा हुआ, लगता है कि इसमें जान है। चलिए कोलिशन का मतलब क्या होता है, कोलिशन आज के समय में कोलिशन एक आम बात है। कोलिशन का मतलब गठबंधन, आप ऐसे समझिए, है ना, कोलिशन का मतलब गठबंधन। अच्छा चलिए, अब गठबंधन करने के लिए हमारे पास और क्या वर्ड है, अलायंस है, यूनियन है, पार्टनरशिप है, ब्लॉक। ये ब्लॉक मतलब क्या होता है, कुछ देशों का जो समूह होता है उसको ब्लॉक कहते हैं। नाटो क्या है, नाटो, है ना, अमेरिकी समर्थित देशों का क्या है, एक, इसको कोलिशन भी कह सकते हैं, इसको ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको अलायंस भी कह सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका समर्थित देशों का एक समूह है। तो इस तरह के जो समूह होते हैं ना, ये कोलिशन कहलाते हैं। अब नाटो की सेना रूस के खिलाफ जा रही है, तो नाटो की सेना के लिए हम कह सकते हैं कोलिशन फोर्सेस। देखिए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, गठबंधन, है ना, गठबंधन जो सैनिक हैं ये हो गया कोलिशन फोर्सेस। हमारे देश में या अन्य भी देशों में कौन सी सरकार देश चला रही है, गठबंधन सरकार देश चला रही है। केवल बीजेपी ही नहीं है केंद्र में, कई उसके सहयोगी दल भी हैं, सब मिलकर क्या बना है, एक गठबंधन तैयार किया है। तो वो कौन सा गवर्नमेंट हो जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट हो जाएगा। तो यदि कोई चीज कोलिशन है यानी कि इसका मतलब है कि वो गठबंधन है, ठीक है। चलिए हम लोग आते कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज कंपाइल करते हैं तो आप सूचना इकट्ठा करके कोई किताब बनाते हैं, कोई लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल का मतलब संग्रह करके, सूचनाओं को संग्रह करके कोई किताब, कोई लिस्ट, कोई चार्ट इत्यादि तैयार करना, ठीक है। चलिए, सूचना संग्रह कर पुस्तक इत्यादि बनाना। इसका सिनोनिम्स क्या है, असेंबल। असेंबल का भी मतलब क्या होता है ना, कि एकत्र करना, एकत्र करके कोई चीज बनाना, ठीक है। चलिए, पुट टुगेदर, गैदर और मेकअप, ये सबका मतलब होता है बनाना, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर हमको कहना है डिक्शनरी को क्या किया जाता है, शब्द एकत्र करके शब्दों का एक चार्ट बनाया जाता है, उसी को ना डिक्शनरी कहते हैं। हमको कहना है कि उसने एक डिक्शनरी को, एक शब्दकोश को संग्रह किया है, एक डिक्शनरी बनाया है, हमको ऐसे कहना है उसने एक डिक्शनरी तैयार किया है। कैसे लिखेंगे, ही हैज कंपाइल्ड ए डिक्शनरी, है ना, यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, है ना, वर्ड को एकत्र कर करके और एक डिक्शनरी तैयार कर दिया। ही कंपाइल्ड ए डिक्शनरी, उसने एक डिक्शनरी लिखा है। देखिए, लिखने के लिए राइट नहीं लिखेंगे, डिक्शनरी को क्या करते हैं, डिक्शनरी को ना हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो ही हैज कंपाइल्ड ए डिक्शनरी, उसने एक डिक्शनरी लिखा है, डिक्शनरी बनाया है। आप इसका हिंदी चाहे कुछ भी कह दे, ठीक है ना। तो कोई सूचना इत्यादि तैयार करके अगर कोई चीज अगर आप बनाते हैं तो आप उसको आप क्या करते हैं, आप उसको कंपाइल करते हैं। अब सरकार जो है जातिगत जनगणना कर रही है, अब उस चार्ट को एक लिस्ट तैयार करेगी कि फलाना जाति के इतने लोग हैं, फलाना जाति के इतने लोग हैं। तो इस लिस्ट को क्या कर रही है सरकार, जो है वो कंपाइल कर रही है, घर घर जाकर के सूचनाओं को इकट्ठा कर रही है और फिर एक लिस्ट तैयार करेगी। हम इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, देखिए तो गवर्नमेंट इज
द गवर्नमेंट इज कंपाइलिंग ए लिस्ट ऑफ, है ना, ए लिस्ट ऑफ, ठीक है ना, ए लिस्ट ऑफ कास्ट। चलिए बस केवल इतना है, जातियों का एक लिस्ट तैयार कर रही है, कौन सी जाति की कितने पॉपुलेशन है। चलिए डिट्रैक्ट फ्रॉम, देखिए एक साथ आएगा, ये एक साथ आएगा, ये कभी भी एक साथ आएगा। डिट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को डिट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब आप उसका ना कीमत घटा देते हैं, उसका साख, उसके मूल्य को घटा देते हैं, उसके महत्व को घटा देते हैं, उसके महत्व को आप कम करते हैं, आप उसको कम करके आंकते हैं, ठीक है ना। अब इसका साख घटाना, किसी चीज का महत्व, मूल्य इत्यादि में कम कर देना, आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपका महत्व कम हो जाता है, तो उसके लिए डिट्रैक्ट फ्रॉम है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देखिए, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, बी लिटिल मतलब छोटा करना, किसी चीज का महत्व, किसी चीज का मूल्य, ठीक है ना, किसी चीज का महत्व को, मूल्य को छोटा करने के लिए डिट्रैक्ट है, और कॉमन वर्ड में बी लिटिल है। डिमिनिश मतलब घटाना, कम करना, टेक अवे फ्रॉम हटा लेना। चलिए इसका एंटोनिम्स इनहैंस, इनहैंस मतलब होता है बढ़ा देना, वृद्धि करना। जैसे कि देखिए सरकार को डर है, कोई स्कैम, कोई घोटाला हो गया है। अब सरकार डर रही है कि कहीं घोटाला, कहीं इसके चुनाव में जीतने के चांस को घटा मत दे। चांस तो अच्छा था, लेकिन तब ये घोटाला एक सामने आ गया। अब ये घोटाला क्या किया है, अब ये घोटाला क्या किया है कि चांस को क्या कर दिया है, चांस को कम कर दिया है, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। चलिए अब इसी को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द पार्टी इज, अगर इसी को लिखना है, द पार्टी इज, पार्टी चिंतित है, द पार्टी इज वरीड, देखिए पार्टी चिंतित है, द पार्टी इज वरीड दैट द स्कैम, है ना, दैट द स्कैम की जो घोटाला है, दैट द स्कैम वुड, है ना, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स चांस फॉर, ठीक है ना, विक्ट्री इन द इलेक्शन, चांस फॉर विक्ट्री इन द इलेक्शन। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी एकदम हम लोग समझ लेंगे। द पार्टी इज वरीड, है ना, जो पार्टी वो चिंतित है, किस बात को लेकर चिंतित है, घोटाला हो गया है। दैट द स्कैम वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स चांस, है ना, कि जो घोटाला है उसके चांस, जो जीतने का चांस है, जो चुनाव जीतने का चांस है, उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है ना। पार्टी को इस बात का डर है कि जो घोटाले हुए हैं वो पार्टी को चुनाव में जीतने के जो आसार होते हैं, जो चांस होते हैं, चांस को कम कर दिया है, तो यही डिट्रैक्ट फ्रॉम है। चलिए अब नंबर हम आते हैं, नंबर ये हमारा था 5, हम लोग नंबर 6 में आते हैं। देखिए डिस्कंसर्टिंग क्या होता है, यदि कुछ चीज डिस्कंसर्टिंग है तो इसका मतलब है कि वो परेशान करने वाला है, वो कोई आदत हो सकता है, ठीक है ना, वो परेशान करने वाला आदत है। विक्षोभकारी, विक्षुब्ध कर देगा, आपका मुंह चुप हो जाएगा। हमको कहना है कि उसके उत्तर ने मेरे मुंह को बंद कर दिया, अब मैं कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं, परेशान कर दी कि पता नहीं कि हमको क्या बोलना है, मैं कह भी नहीं सकता हूँ, ऐसा बातें कह दिया ना कि मेरा मुंह बंद हो गया, मैं विक्षुब्ध रह गया एकदम। अगर हम चलिए डिस्कंसर्ट का मतलब ये होता है ना, विक्षुब्ध करना, लज्जित कर देना, परेशान करना। उस कैंसर ने मुझको ना लज्जित कर दिया, मैं बोल ना सका। इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको कहना है उसके उत्तर ने मुझे विक्षुब्ध कर दिया, मतलब मेरा मुंह बंद हो गया, है ना, विक्षुब्ध कर दिया, मुझे परेशान कर दिया कि यार यारी कैसे बोल दिया, ये तो ऐसा बोल ही नहीं सकता था। चलिए कैसे लिखेंगे, हिज आंसर, हिज आंसर। चलिए अब विक्षुब्ध करने के लिए क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, डिस्कंसर्ट, तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या करेंगे, V2 लगाएंगे ना। चलिए हिज आंसर डिस्कंसर्टेड मी। चलिए डिस्कंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, इसी का एडजेक्टिव हो जाएगा, विक्षुब्धकारी, परेशान करने वाला अथवा लज्जित करने वाला। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनसेटल। अनसेटल का मतलब होता है ना, मतलब कि हड़बड़ा देना, गड़बड़ा देना, उसको आप समझिए, आप सेटल अवस्था में, अनसेटल आपको कर दिया, माना परेशान कर दिया। चलिए अननर्विंग, डिस्टर्बिंग, आप समझ रहे हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रियस्योरिंग। रियस्योरिंग का मतलब क्या होता है ना, शंका दूर करने वाला, आश्वासन देने वाला। अब देखिए, अब डिस्कंसर्टिंग का एक ऊपर लेकर सेंटेंस चला जाए। एक व्यक्ति का ना बड़ा विक्षुब्धकारी उसका आदत है, जो सोचता है ना कह देता है। अब आपके बारे में कुछ भी सोचेगा ना उल्टा सीधा आपके मुंह पर कह देगा, अब आपका तो मुंह बन जाएगा। अगर इसको हमको कहना है, ठीक है ना, चलिए ही हैज, इसी को कहना ही हैज अ डिस्कंसर्टिंग हैबिट। चलिए ही हैज अ डिस्कंसर्टिंग हैबिट ऑफ सेइंग है ना, व्हाट ही थिंक्स, यानी कि जो भी वो सोचता है
उसको वो बक देता है। और उसका ये डिस्कंसर्टिंग हैबिट है, एक ऐसा हैबिट है जो सामने वाले को परेशान कर देगा, सामने वाले को लज्जित कर देगा। अगर इन चीजों से अगर आप डिस्कंसर्ट अगर होते हैं तो आप विक्षुब्धकारी होते हैं, आपका मुंह बंद हो जाता है, आप लज्जित हो जाते हैं। चलिए अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं डिस्कंसर्ट से। डिस्कंसर्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ये इसका वर्ब है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका वर्ब ना दमदार वर्ड है। डिस्कंसर्टिंग का भी इस्तेमाल होता है लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, परेशान करने वाला, लज्जित करने वाला। चलिए जैसे आवाज में, जिस तरह के आवाज में बोला ना, मैं तो लज्जित रह गया, जिस तरह उसका वॉइस का टोन था है ना, उस टोन से तो मैं लज्जित रह गया। हमको ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, आई वाज, चलिए आई वाज डिस्कंसर्टेड, मैं लज्जित रह गया, देखिएगा मैं लज्जित रह गया, ठीक है ना, बाई हर टोन ऑफ वॉइस, बाई हर टोन ऑफ वॉइस, उसका आवाज का जो टोन था उसके सुन के तो मैं लज्जित रह गया। तो ये जो चीज है ये डिस्कंसर्ट है। डिस्कंसर्ट मतलब होता है लज्जित करना, परेशान करना, और डिस्कंसर्टिंग मतलब होता है जो लज्जित कर दे, जो परेशान करे, छोटे वर्ड में कहें तो विक्षुब्धकारी। चलिए डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए अगर डाइवर्स अगर कोई चीज है तो वो कई होगा, एक से ज्यादा होगा, सब अलग अलग होगा, आप ऐसा समझिए। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है ना। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेनी एंड वेरियस, चीज तो बहुत होगा लेकिन सब एक दूसरे से अलग अलग होगा, इसका मतलब मूल मतलब यही है। चलिए सन्ड्री मतलब विभिन्न, वैरिड मतलब अलग अलग। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिमिलर और यूनिफॉर्म, एक समान। चलिए हमको कहना है कि कई कारणों से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। चलिए हमको कारण एक से ज्यादा थे, सभी कारण एक दूसरे से अलग अलग थे, हमको कहना है कि कई कारणों से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू डाइवर्स, है ना, कई के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, ड्यू टू डाइवर्स रीजन्स। रीजन तो एक से ज्यादा थे लेकिन सब एक दूसरे से अलग अलग थे। ड्यू टू डाइवर्स रीजन्स ही क्विट, क्विट मतलब छोड़ देना, ही क्विट द जॉब, चाहे हिज जॉब, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ही क्विट हिज जॉब। तो देखिए डाइवर्स का मतलब क्या होता है, अनेक। जैसे कि अब देखिए हमारे कई रुचि हैं, हमारे कई रुचि, इसका कोलोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कोलोकेशन भाई क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ हम डाइवर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो डाइवर्स देखिए, डाइवर्स हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा डाइवर्स इंटरेस्ट होता है, हमारे कई रुचियां हैं और सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक आदमी का डाइवर्स बैकग्राउंड है, उसका कई है ना पृष्ठभूमि है, ठीक है ना। डाइवर्स, हमारे देश में डाइवर्स कल्चर है, हमारे देश में संस्कृति एक समान थोड़े है, सब अलग अलग है। तो ये डाइवर्स का हम ऐसे प्रयोग करते हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट, डाइवर्स कल्चर, और इसी का नाउन बना है डाइवर्सिटी, है ना, इसी का नाउन बना है, डाइवर्स से बना है, डाइवर्स एडजेक्टिव है और डाइवर्सिटी इसका नाउन है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, है ना। यही हम लोग पढ़ते हैं ना, एकता में अनेकता, कैसे लिखते हैं, यूनिटी इन, देखिए हमारे देश में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चीज अलग अलग है लेकिन सभी में एकता है, यही है ना, अनेकता में एकता। चलिए तो ये हमारा डाइवर्स रहा। चलिए इंजेंडर क्या है, देखिए अगर आप कोई चीज को इंजेंडर करते हैं तो आप उसे पैदा करते हैं, आप उस चीज को उत्पन्न करते हैं। इंजेंडर मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, कॉज, कॉज तो बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कॉज जो नाउन है तो कॉज का मतलब कारण, कॉज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहले आप ऐसा समझिए, आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो कॉज एज द वर्ब के रूप में आपको ज्यादातर मिलेगा, नाउन तो मिलेगा ही, आपको वर्ब के रूप में भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो कॉज जब नाउन है तो कारण, और कॉज यही जब वर्ब हो जाएगा, स्पेलिंग यही रहेगा, तो कॉज का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है ना, कॉज का मतलब होता है उत्पन्न करना। जैसे आपको इस तरह का लाइन मिलेगा ना, टोबाको, देखिए इस तरह का लाइन आपको देखने को अक्सर मिलेगा, टोबाको कॉजेस कैंसर, टोबाको कॉजेस कैंसर, हिंदी क्या निकलेगा, देखिए ये वर्ब है, ठीक है ना, तो पैदा करना, उत्पन्न करना इसका हिंदी होगा, है ना। तंबाकू कैंसर पैदा करता है। तो अगर कोई चीज यदि किसी चीज को इंजेंडर करता है, यानी कि वो पैदा करता है, वो उत्पन्न करता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए कॉज तो आप समझ रहे, कॉज का मतलब उत्पन्न करना। गिव राइज टू बहुत अच्छा इडियम है, गिव राइज टू का भी अर्थ होता है उत्पन्न करना, ये सब का यूज है ना। ब्रिंग अबाउट मतलब होने देना, हैपन। ब्रिंग अबाउट को अगर शॉर्ट में अगर कहें तो ब्रिंग अबाउट का कोई कहे कि साइनो बोलो, ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, आप कोई कहे कि साइनो बोलो तो इसका साइन हो जाएगा हैपन, इसका साइन हो जाएगा हैपन, अकर। चलिए ये है ना, ब्रिंग अबाउट पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए, आप ब्रिंग अबाउट पढ़िए। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होना, अगर कोई चीज अगर ब्रिंग अबाउट होता है तो होता है वो, ब्रिंग अबाउट मतलब होना,
चलिए हमको कहना है कि उसके बयान ने एक विवाद पैदा कर दिया, उसके बयान ने एक विवाद पैदा कर दिया, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। उसके बयान ने विवाद पैदा कर दिया, विवाद पैदा कर दिया। चलिए हमको ऐसा बनाना है, कैसे लिखेंगे? ही इज ए स्टेटमेंट, बयान के लिए क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे, ही इज ए स्टेटमेंट। चलिए पैदा कर दिया, इंजेंडर का इस्तेमाल करके चलना है, पास्ट टेंस है तो ईडी लगेगा ना, इंजेंडर्ड, इंजेंडर्ड क्या, और विवाद के लिए वर्ड क्या है? कंट्रोवर्सी, है ना। विवाद के लिए वर्ड क्या है? कंट्रोवर्सी। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये स्टेटमेंट इंजेंडर्ड कंट्रोवर्सी। चलिए इमर्स्ड, इमर्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप किसी चीज में अगर आप इमर्स हैं तो आप उसमें लीन हो गए हैं, आप उसमें डूब गए हैं, है ना, आप उसमें एकदम लिप्त हो गए हैं। चलिए इसके लीन, मग्न, शामिल, है ना, किसी क्रियाकलाप में। चलिए लीन या मग्न आप ऐसे समझिए, इसका साइनो क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड, समाया हुआ, इनग्रॉस, समाया हुआ, इंगेज, उसमें व्यस्त हैं आप, इन्वॉल्व आप उसमें शामिल हैं। तो ये सभी यूज के वर्ड है। अगर आप किसी में इनग्रॉस है ना तो आप उसमें लीन हो गए हैं। हमको कहना है कि वो पढ़ाई में लीन है, वो पढ़ाई में लीन रहता है। हमको सिंपल बनाना है, कैसे लिखेंगे? चलिए लीन रहने के लिए वर्ड क्या? इमर्स है। वो पढ़ाई में लीन रहता है, वह लीन है, चाहे वह लीन है। ही इज इमर्स्ड इन, ही इज इमर्स्ड इन स्टडी। चलिए, है ना, लोग बातचीत में लीन थे, पता नहीं चल रहा था क्या अगल बगल क्या हो रहा है, लोग बातचीत में लीन थे। हम उसके लिए दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे वर इमर्स्ड इन कन्वर्सेशन, दे वर इमर्स्ड इन कन्वर्सेशन, दे वर इमर्स्ड इन कन्वर्सेशन, वे बातचीत में लीन थे। चलिए मिस्टिक या मिस्टिकल दोनों का एक ही अर्थ है। मिस्टिक का इस्तेमाल कम होता है, मिस्टिकल का यूज ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है आध्यात्मिक, रहस्यात्मक। यदि कोई चीज मिस्टिकल है तो उसका संबंध गॉड से है। जैसे कि कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ, लगा कि भगवान आए हैं, भगवान को अनुभव किया गया, इसको क्या कहेंगे? ए मिस्टिकल। देखिए मिस्टिकल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ए मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ये है आध्यात्मिक अनुभव। चलिए देखिए कैसे पेयर लिख रहा हूं, ये है आपका मिस्टिकल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव। हमको आध्यात्मिक शक्ति कहना है, आध्यात्मिक शक्ति भी काम करता है। कैसे लिखेंगे? मिस्टिकल पावर्स। कैसे लिखेंगे? मिस्टिकल पावर्स। मिस्टिक भी लिखा जा सकता है लेकिन मिस्टिकल का यूज ज्यादा होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ज्यादा कॉमन है, मिस्टिक से ज्यादा इस्तेमाल होता है स्पिरिचुअल का, रिलीजियस और सुपरनेचुरल। चलिए आते ऑर्थोडॉक्स। देखिए यदि कोई चीज यदि ऑर्थोडॉक्स है तो वह परंपरागत है, रूढ़िवादी तरीके से है, पुराने समय से चलते आ रहा है और उस चीज को अधिकांश लोग स्वीकार कर लेते हैं। पुराने समय से चीज चलती आ रहा है, कोई विश्वास, कोई चीज, है ना, पुराने समय से चलते आ रहा है, सामान्य तौर पर लोग उसको मान लेते हैं, विशेष तौर पर कोई विश्वास। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? है ना, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, जिसको परंपरागत आप कहते हैं, रूढ़िवादी कहिए आप इसको। चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, आज भी बहुत सारे बीमारियों में कौन सा मेडिसिन चलता है? जो कि पुराने समय से मेडिसिन चलते आ रहे हैं, परंपरागत चिकित्सा। आप ऐसा समझिए, आज भी लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल कौन सा मेडिसिन है? ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन है। सदियों से ये चलते आ रहा है, लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन। चलिए अगर हमको कहना है जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्थोडॉक्स व्यू का है, यानी कि वो रूढ़िवादी विचार का है, ही इज ए मैन ऑफ, अगर हमको कहना है हम कह सकते हैं ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ ऑर्थोडॉक्स व्यूज, ऑर्थोडॉक्स व्यूज। इसका हिंदी क्या होगा? कि वो रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति है। चलिए पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। यदि कोई चीज पैराडॉक्स है तो आपस में वो चीज उल्टा दिखेगा, आपस में वो चीज उल्टा दिखेगा, उस चीज को पैराडॉक्स कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? पैराडॉक्स है। बहुत सारे आपको वाक्य मिलेंगे जो कि पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होगा, है ना, जो कि पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होगा। आपने इस वाक्य को जरूर सुना होगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। इसका हिंदी क्या होता है? देखिए इसका हिंदी है कि बच्चा मनुष्य का बाप है। देखिए बच्चा ही मनुष्य का बाप है, बाप बच्चे का बाप फादर नहीं है, बच्चा ही फादर है मैन का, है ना। इस ये किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। चीज उल्टा नजर आ रहा है, तो जिसमें चीज उल्टा नजर आए वो चीज पैराडॉक्स होता है। अब जैसे कि देखिए एक कोई कॉमेडियन है, आपको फिल्म में हंसाता है, लेकिन उसका अपना जो जिंदगी है ना खुद दुखों से भरा हुआ है। कॉमेडियन तो जरूर है, मूवी में आपको हंसाता है, लेकिन अपने वास्तविक जिंदगी में उदास रहता है। हम लिख सकते हैं क्या? देखिए तो इट इज ए पैराडॉक्स, अगर इसी को लिखना है, इट इज ए पैराडॉक्स दैट
मोस्ट कॉमेडियंस है ना हैव अनहैप्पी लाइफ, है ना, मोस्ट कॉमेडियंस हैव अनहैप्पी लाइफ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहना चाहते हैं कि एक विरोधाभास बात है कि अधिकांश जो कॉमेडियन होते हैं उनके जो जीवन होते हैं वो कौन सा जीवन होता है, उनका जो जीवन होता है वो अनहैप्पी होता है। चलिए लाइव्स कर दीजिए इसको। चलिए ये है अनहैप्पी लाइफ्स, लाइफ का पुलरल हो गया। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 30 में, प्रीमेच्योर। देखिए प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज समय से पहले हो जाए, सामान्य समय से जो चीज पहले हो जाए उसको प्रीमेच्योर कहते हैं। इसका साइनो क्या हो जाएगा, अनटाइमली, अर्ली, टू सुन। इसका एंटो क्या होगा, ओवरड्यू, जो निश्चित समय के पश्चात हो वो चीज ओवरड्यू होता है। जैसे कि समय से पहले जन्म, समय से पहले जन्म को क्या कहेंगे, प्रीमेच्योर बर्थ। यदि कोई बच्चे का जन्म होना है 9 मंथ में, बच्चा 7 मंथ में ही जन्म ले ले, अब उस बच्चे को कौन सा बर्थ कहा जाएगा, उस बच्चे का कौन सा बर्थ हुआ है, प्रीमेच्योर बर्थ होता है। इसी तरह असमय मृत्यु भी होता है, किसी को मरना है 70 वर्ष में, व्यक्ति 40 वर्ष में ही मर गया, अब उसका मौत कौन सा मौत हुआ, प्रीमेच्योर डेथ होगा। तो इस तरह के वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज यदि प्रीमेच्योर होता है तो समय से पहले वो घटित हो जाता है। कोई भी चीज, केवल जन्म और मृत्यु नहीं, इसका इस्तेमाल व्यापक इस्तेमाल है, प्रीमेच्योर का व्यापक इस्तेमाल है। ठीक है ना, अगर कोई चीज अगर प्रीमेच्योर होता है तो वो समय से पहले होता है। चलिए प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, संतान, बाल बच्चे। लेकिन ये केवल आदमी का ही नहीं, ये जानवर के लिए भी आते हैं और प्लांट और पेड़ों के लिए भी आते हैं। पेड़ पौधों का भी जो कलम होता है ना उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑफ स्प्रिंग, संतान, ऑफ स्प्रिंग अच्छा वर्ड है ना, ऑफ स्प्रिंग। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहाँ ग्रामर है कि ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं लगता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसका पुलरल ऑफ स्प्रिंग का पुलरल ऑफ स्प्रिंग ही होगा, ऑफ स्प्रिंग्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। चलिए तो प्रोजेनी का मतलब संतान, ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रन और ब्रूड, है ना, पक्षी जो एक साथ जो अंडे देते हैं ना उसको ब्रूड कहते हैं। चलिए तो प्रोजेनी का मतलब संतान। अब देखिए जो पेरेंट्स के जो विशेषताएं हैं वो बच्चों में कैसे जाता है, वो संतान में कैसे जाता है, जीन के माध्यम से ना। माता पिता के जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो संतान में कैसे ट्रांसफर होते हैं, प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो जीन के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। हमको यही लिखना है, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो शारीरिक जो भौतिक जो गुण है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषताएं। चलिए आर पास्ड ऑन, वो गुजरते हैं, आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, टू प्रोजेनी, टू देयर प्रोजेनी, है ना, संतानों में गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं, बाई, है ना, बाई द मीडियम ऑफ जीन्स, या केवल बाई लिख सकते हैं, बाई जीन्स। तो ये हमारा, ये पूरा हमारा ये वाक्य हो गया, है ना। फिजिकल, है ना, कैसे लिखे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो शारीरिक जो विशेषताएं हैं, आर पास्ड ऑन, वो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी बाई जीन्स, जीन के माध्यम से। चलिए प्रोट्रैक्टेड, देखिए हमारा अगला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। यदि कोई चीज प्रोट्रैक्टेड है यानी कि वो जरूरत से ज्यादा समय तक चल गया है, उसको पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन खींचा के लंबा तक चला गया, है ना, वो प्रोटेक्टेड है। मान लीजिए चलिए कि एक वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो का एक नॉर्मल टाइम 30 मिनट रख लीजिए, 40 मिनट रख लीजिए, 50 मिनट रख लीजिए, मतलब यहां तक ये ठीक है। लेकिन 50 मिनट की वीडियो को मैं 5 घंटा कर दूं, 50 मिनट की वीडियो को मैं 15 घंटा कर दूं, ये जरूरत से ज्यादा खींचा गया है, तो ये कौन सा वीडियो सेशन होगा, ये प्रोटेक्टेड वीडियो सेशन होगा। तो कोई चीज यदि समय से ज्यादा खिंचा गया, जितना समय पर होना चाहिए था उतना अगर खिंचा के आगे चला गया तो वो चीज प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। और इसका एक और साइन है प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का भी मतलब होता है जो लंबा समय तक चला हुआ हो। अब जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर रूस और यूक्रेन का युद्ध कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी चल रहा है, आगे भी उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा। तो ये कौन सा वार चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा वार चल रहा है, लंबा खींचा गया है, तो इनके बीच एक प्रोट्रैक्टेड वार चल रहा है, ठीक है ना। यदि कोई चीज प्रोट्रैक्टेड है यानी कि वो लंबा समय तक चला हुआ है। हमको कहना है, देखिएगा, वह लंबी बीमारी से मर गया। लंबी बीमारी का मतलब क्या हुआ, लंबा समय से बीमार था, काफी दिनों से बीमार था। अब चलिए लंबा का लॉन्ग नहीं लिखेंगे, ही डायड ऑफ, कैसे लिखेंगे, ही डायड ऑफ, चलिए प्रोट्रैक्टेड, देखिए
जो है ना, जो बीमारी जो लंबा समय तक खींचा गया, चाहे प्रोलॉन्ग्ड, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए डिजीज या इलनेस जो भी हमको कहना है हम कह सकते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड इसका साइन होगा, वेरी लॉन्ग तो आप समझते हैं बहुत लंबा, ओवर लॉन्ग भी मतलब बहुत लंबा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ये ज्यादा दमदार है। लास्टिंग लॉन्गर, ये देखिए ये लंबा समय तक चला है, दैन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, हमने कोई चीज को एक्सपेक्ट किया है उससे ये ज्यादा समय तक ये खिंचाया है तो ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब होता है दीर्घ लंबे समय तक चला हुआ। चलिए लंबा समय से बातचीत चल रहा है लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, अब ये कौन सा, ये निगोशिएशन होगा। निगोशिएशन मतलब बातचीत, एक लंबा समय से बातचीत चल रहा है, वो कौन सा, ये कोलोकेशन, इसका क्या होगा, प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन, है ना। प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन, निगोशिएशन का मतलब बातचीत, आप समझ लीजिए लंबा समय से बातचीत चल रहा है भारत और चीन के बीच, लेकिन अभी तक कोई ठोस अभी परिणाम नहीं आया है। चलिए तो ये प्रोटेक्टेड रहा। आते हैं रेटिफाई। देखिए अगर आप कोई चीज को रेटिफाई करते हैं, कोई कानून को, कोई समझौता को, तो आप सिग्नेचर करके, है ना, आप उसको वैलिड बनाते हैं, आप उसको मतलब जायज बनाते हैं। बिना सिग्नेचर किए कोई कागज का कोई मोल नहीं है। मान लीजिए कि कोई कागज पर मैं कुछ लिख दूं और सिग्नेचर ना करूं तो वह कागज रद्दी है, वो रद्दी टुकड़ा में फेंका जाने वाला कागज है। और सिग्नेचर करने से ना वही कानून हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, कोई समझौता करार कैसे संसद में कैसे पुष्टि होता है, या तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे या उस पर वोटिंग होगा। तो कोई चीज को वोट करके अथवा उस पर सिग्नेचर करके जो पुष्टि किया जाता है उसी को रेटिफाई कहते हैं, ठीक है ना। देखिए दो देशों के बीच जो समझौता होता है तो देखिएगा कि दो देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, कागज पर ना सिग्नेचर करते हैं, मीडिया वाले आसपास रहते हैं और उस पर कागज पर सिग्नेचर किया जाता है। यानी कि जो एग्रीमेंट हो रहा है दो देशों के बीच, उनको क्या, उनको कंफर्म किया जा रहा है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडोर्स, कंफर्म, अप्रूव, अफर्म और वैलिडेट। इस सबका मतलब होता है पुष्टि करना, इस सबका मतलब होता है जायज ठहराना, सबका मतलब होता है पक्का करना। चलिए इसका एंटो क्या होगा, रिवोक और अनल, रद्द कर देना, है ना। चलिए अगर हमको कहना है अधिकांश देश ने, है ना, संधि को पुष्टि करने से इनकार कर दिया, हमको कहना है अधिकांश देश ने, कोई संधि था, अधिकांश देशों ने संधि को पुष्टि करने से इनकार कर दिया। हमको ऐसा सेंटेंस लिखना है, कैसे लिखेंगे, ए नंबर ऑफ कंट्रीज, चलिए रिफ्यूज टू चलिए रेटिफाई द ट्रीटी मतलब होता है ना, संधि, समझौता। चलिए तो ये हमारा रेटिफाई रहा। रिप्यूटेबल, देखिए रिप्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जो ईमानदार हो तथा अच्छी सेवा दे, विशेष तौर पर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, इसका छोटा हिंदी होगा ख्याति प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित। चलिए अब जैसे कि अगर हमको कहना है कि कोई कंपनी है, कोई सेल्समैन है, कोई डीलर है जो ईमानदार और अच्छा सर्विस देता है, हम उसको कह सकते हैं क्या, रिप्यूटेबल। इसका कोलोकेशन क्या होगा, रिप्यूटेबल कंपनी। रिप्यूटेबल कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि सर्विस बढ़िया दे, ऐसी कंपनी ख्याति प्राप्त हो जाती है। चलिए हम कह सकते हैं रिप्यूटेबल डीलर, ठीक है ना। तो इस तरह से रिप्यूटेबल का इस्तेमाल होता है। चलिए वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो। क्या भाई, क्या परिवर्तनशील हो, तो किसी व्यक्ति का मूड अभी कुछ और है, थोड़ा देर में कुछ और हो जाएगा, इसका मूड चेंज होते रहता है। कौन सा मूड वाला आदमी, वोलेटाइल का, पता नहीं कब किसको क्या कह देगा, इसका मूड हमेशा चेंज होते रहता है, अभी ये कहेगा, अभी दिस कहेगा, थोड़ा देर में दैट कहेगा। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं ना वोलेटाइल मूड वाले होते हैं। चलिए चेंजेबल जो परिवर्तनशील हो, इनकांस्टेंट जो स्थिर ना हो, अनस्टेबल जो अस्थिर हो, वेरिएबल जो बदले, इरेटिक मतलब जो बदले, ठीक है ना। चलिए इसका स्टडी और कांस्टेंट, इसका स्थिर, इसका एंटो हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वो एक क्षण भंगुर दिमाग वाला आदमी है ना, उसका विचार हमेशा बदलते रहता है। कैसे लिख सकते हैं, ही इज ए मैन ऑफ वोलेटाइल टेम्परामेंट भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है वोलेटाइल। चलिए मूड मैंने लिख दिया, ही इज ए मैन ऑफ वोलेटाइल मूड। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में वॉल्यूम 2 लेसन 18 के बारे में इतनी सी बात रही। हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को ढंग से हमने इसको कंप्लीट किया है। आप इन वर्ड्स को बार बार पढ़ें, निश्चित तौर पर ये आपको ये जरूर काम आएंगे। आप इस पर अगर मेहनत करते हैं, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। ये वर्ड्स आपको जगह जगह मिलने वाले हैं। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।